चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सभी पार्टियों के लिए चुनौतियां कम नहीं होती हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से नेताओं में नाराजगी नजर आ रही है, वो चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल जरूर करवाएगी। जो नेता अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर जेडीयू या और दूसरी पार्टियां। सभी के नेता किसी न किसी वजह से अपनी पार्टी से नाराजगी की वजह से दूसरी पार्टियों में जगह तलाश रहे हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने दोबारा से नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। तो कौन से हैं वो नेता जिन्होंने अपनी ही पार्टी के टेंशन बढ़ा दी है और मोदी सरकार के एक फैसले से कैसे बीजेपी में दो गुट बन गए हैं, वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइम। तो खबर की शुरुआत करते हैं बीजेपी को लगे 440 वोल्ट के झटके से, जिसने सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल आगामी जनगणना में जातीय गणना को शामिल करने के मोदी सरकार के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के भीतर ही खलबली मचा दी है। जहां इसके उच्च जाति के नेताओं ने इस पर असहमति जताई है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पार्टी के नेता इस कदम की सराहना कर रहे हैं। भाजपा के कई ओबीसी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में दोनों पक्षों की भावनाओं को संतुलित करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई नेता अब भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग कर रहे हैं। वो इसके बजाय जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के आधार पर कोटा चाहते हैं। भाजपा के ओबीसी नेताओं के मुताबिक जातीय जनगणना मंडल राजनीति का एक नया अध्याय खोलेगी और ओबीसी के बीच में अधिक आरक्षण और उपवर्गीकरण की मांग करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी के सामने उच्च जातियों और ओबीसी दोनों की निराशा को संभालने के लिए कई चुनौतियां होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जातीय जनगणना का फैसला इस समय जरूरी नहीं था और इससे कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। पार्टी कांग्रेस के एजेंडे में फंस गई है। जातीय जनगणना कराने का केंद्र का फैसला इस विचार पर अपने पहले के रुख से यू टर्न था। एक उच्च जाति के राज्यसभा सांसद ने पूछा है कि इस फैसले की क्या जरूरत थी। यह हिंदुत्व एकीकरण को खंडित करेगा और जातीय राजनीति का भानुमति का पिटारा खोल देगा। जब हम हिंदुत्व की राजनीति से चुनाव जीत रहे हैं तो एक और मोर्चा खोलने की क्या जरूरत थी। अगर हमें जातीय जनगणना से मिलने वाले फायदे के बारे में इतना यकीन है तो हमने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की। इतना ही नहीं, ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था और जुलाई 2023 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। भाजपा में नई दरार पहले से ही स्पष्ट हो रही है। केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना के फैसले की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की प्रतिद्वंदियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। उन्होंने दरअसल एक्स पर एक लाइन का संदेश पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे तो मजबूत बनेंगे और सेफ रहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे स्पष्ट जवाब था, जिसमें पिछले साल उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के नुकसान के बाद हिंदुओं के बीच एक एकता की जरूरत का जिक्र किया गया था। वहीं सीएम बनने का मौका खो चुके मौर्य की इस पोस्ट के पीछे का संदेश साफ था कि योगी ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति हिंदुओं को एकजुट करने का एकमात्र तरीका नहीं है, पिछड़े समुदाय के साथ सत्ता साझा करना दूसरा तरीका है। ओबीसी समूहों में से एक भाजपा नेता ने यह भी कहा कि 1990 के मंडल आंदोलन यानी मंडल आयोग की तरफ से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के बाद ने ही कल्याण सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के पार्टी में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया।
जाति सर्वेक्षण अब अधिक ओबीसी प्रभुत्व वाली राजनीति का मार्ग प्रशस्त करेगा और छोटे ओबीसी समुदायों को पार्टी में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के जाति सर्वेक्षण के फैसले के पीछे एक प्रमुख विचार ये भी बताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में प्रमुख पिछड़े समुदायों, विशेष रूप से ओबीसी और दलितों के बीच में खोई हुई जमीन फिर से हासिल होने की संभावना बताई जा रही है। भाजपा ने जातिगत आंकड़ों में ये कदम उठाया है क्योंकि उसे उच्च जातियों की संवेदनशीलता और हिंदुत्व के विखंडन के जोखिम का एहसास है, लेकिन उसे विरोधाभासों को संभालने की अपनी आंतरिक संगठनात्मक क्षमता पर पूरा भरोसा भी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने केंद्र के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने सही फैसला लिया है। एक बार जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो पिछड़ी राजनीति बदल जाएगी। जिन लोगों ने अधिक सत्ता का आनंद लिया है उन्हें झटका लग सकता है और छोटी जातियों को सशक्त बनाया जाएगा और सत्ता के साथ ही शिक्षा में उनकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। इसके साथ ही समान आरक्षण की मांग भी हो रही है। दरअसल भाजपा के ओबीसी नेताओं के मुताबिक कई राज्यों में ओबीसी की संख्या काफी ज्यादा होने के बावजूद आरक्षण अनुपातिक नहीं है और इसकी समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि कोर्ट की तरफ से निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन जरूरी है। जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निजी क्षेत्र की शिक्षा में आरक्षण की मांग को भी समर्थन मिल रहा है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस भी इसके लिए सरकार पर दबाव बना रही है। आरक्षण का पुनर्वितरण। दरअसल राज्यों में बिहार अपने निवासियों का जाति सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य था और 2023 में इसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए। नीतीश कुमार की जेडीयू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, जिसमें भाजपा भागीदार थी, उसने बाद में आरक्षण के पुनर्वितरण के लिए सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया। सर्वेक्षण ने स्थापित किया कि ओबीसी और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर बिहार की आबादी का 63% हिस्सा बनाते हैं। ओबीसी 27.12% और ईबीसी 36.01%। राज्य ने इन और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया, जिसका उद्देश्य उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुरूप अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस फैसले पर रोक लगा दी। ये वृद्धि असंवैधानिक मानी गई क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा से ज्यादा थी और पिछले साल बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2019 की तुलना में 9 सीटों का नुकसान भी हुआ था, जब उसने 40 में से 39 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा घटनाक्रम बिहार में हुआ है क्योंकि यहां पर दलित नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब दलित अधिकार मंच के युवा नेता मनीष पासवान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये कार्यक्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित एक विशेष मिलन समारोह के दौरान हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी की मौजूदगी रही। इस कदम को कांग्रेस पार्टी की दलित समाज में पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है और खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण चुनावी जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में दलित नेता का कांग्रेस में शामिल होना बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कौन है मनीष पासवान। दरअसल मनीष पासवान बिहार के युवा और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जो पिछले कई सालों से दलित अधिकार मंच के माध्यम से वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो शिक्षा, सामाजिक न्याय और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों पर निरंतर आंदोलन करते रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होते समय मनीष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलित समाज को सम्मान दिया है, चाहे वो बिहार हो या देश का कोई और हिस्सा। पार्टी की सोच और इतिहास से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मनीष पासवान का स्वागत करते हुए कहा है कि मनीष पासवान युवा हैं, ऊर्जावान हैं और वर्षों से दलित समाज के लिए संघर्षरत हैं। उनके आने से कांग्रेस को वंचित वर्गों में मजबूती मिलेगी और हमारा जनाधार बढ़ेगा। इतना ही नहीं, राजेश राम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का लक्ष्य है कि दलित, पिछड़े, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग के युवा नेतृत्व को मंच दिया जाए ताकि सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके।
इसके अलावा जिग्नेश मेवाड़ी, जो खुद गुजरात के वडगाम से विधायक हैं और देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने इस संबोधन में कहा है कि राहुल गांधी लगातार दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के हक में संघर्ष कर रहे हैं। आज का युवा इस संघर्ष से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, मनीष पासवान का कांग्रेस में आना इस बात का प्रमाण है कि दलित युवा कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। इस तरीके से लगातार ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों के लिए टेंशन का विषय बन गया है, क्योंकि अब कांग्रेस का जो दलित पर जो वोट बैंक साधने का तरीका है वो बदल गया है और क्या कुछ फायदा होगा कांग्रेस को, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।